Okay, guys. Now we are going to talk about IELTS essay writing. ज़रा सुन लें गौर से पहले क्या करना है और उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल देता हूँ. हमारे पास essay राइटिंग में मेनली 4 टॉपिक्स हैं, मतलब 4 टाइप्स हैं एसेस की. और एक चीज़ याद रखिएगा, IELTS में हमारे पास ऑप्शन नहीं होता. मतलब आपको एक ही टास्क दिया होगा, वो एक ही टास्क आपने करना है. कोई ये नहीं है कि 4-5 में से कोई एक कर लें, ऐसा नहीं होगा. बेसिकली ऐसे टाइप्स में जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वो है ओपिनियन ऐसे एंड डिस्कशन ऐसे. एक ओपिनियन है, एक डिस्कशन है, फिर इसके बाद एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे. फिर उसके बाद एक और टाइप है उसको हम कहते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे. ये 4 जो टाइप्स हैं ये मेन हैं. अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ है आईएलटीएस का, उसमें उन्होंने क्या किया, 2 ऐसे टाइप्स को मिक्स कर दिया. मिक्स कैसे किया, एक में उन्होंने पूछा कॉजेज एंड सोल्यूशन और साथ ही ओपिनियन भी मांगा कि कॉजेज क्या. एक क्वेश्चन बना दिया कॉजेज और सोल्यूशन पे, फिर एक क्वेश्चन अलग से बना दिया आपके ओपिनियन का. तो अगर कोई 5वीं टाइप आ जाए तो घबराना नहीं है कि ये मैंने पढ़ा नहीं हुआ, ये मैंने किया नहीं हुआ, ये क्या हो गया. खुद से डिसाइड करना है. देखें 2 पैराग्राफ्स तो हर ऐसे में आने ही आने हैं, इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूशन. अब दरमियान के जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं ये मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम 4 होंगे. मतलब 2 से कम नहीं हो सकते बॉडी पैराग्राफ और 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो अगर कोई नई टाइप आ जाती है उसको गौर से पढ़ें, देखें इसमें कितने पॉइंट्स हैं जो वो कह रहे हैं. अगर 2 पॉइंट्स हैं तो 2 बॉडी पैराग्राफ कर दें, अगर 3 है तो 3 कर दें. मतलब मिनिमम 2 बॉडी पैराग्राफ्स एंड मैक्सिमम 4 बॉडी पैराग्राफ्स. ठीक है. तो बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें, ये टाइप तो मैंने की नहीं है, ये कैसे होगा. एट द एंड आपको बेंच स्कोर मिलेगा आपकी लैंग्वेज स्किल्स पे. नॉलेज को वो बाईपास कर देते हैं कि अगर आपके पास उतना साउंड नॉलेज नहीं भी है तो ठीक है, अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं तब भी आपको रीजनेबल बेंच स्कोर मिल जाएगा. आज जो हम ऐसे टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं जी डिस्कशन ऐसे. और आमतौर पे मतलब ओपिनियन ऐसे और डिस्कशन ऐसे में 50-50 होता है. सबसे पहले तो ये बता दूं 90% चांसेस होंगे कि आपको या ओपिनियन ऐसे आए या डिस्कशन आए, और फिर ओपिनियन और ऐसे में 50-50 होता है. अभी जो लास्ट टेस्ट हुआ आई गेस उसमें शायद ओपिनियन ऐसे था, उससे पहले डिस्कशन था. फिर कभी कभार जो है ना वो आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे भी दे दे. तो आपने इन सबको मास्टर करना है. मास्टर करने से क्या मुराद है, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कितने पैराग्राफ, हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस और हर सेंटेंस क्या होगा. ये चीज़ें जब आपको आ जाएंगी तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा. सिर्फ एक काम करना है, ऐसे का टॉपिक पढ़ना है, उसको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अगली कहानी खुद पता होगी कि मैंने क्या करना है. होता है ना जिस दिन जिससे आप लोग कुकिंग करते हैं, आप सिर्फ ये देखते हैं कि डिश कौन सी है, उसके बाद अगली पूरी बातें आपको पता होती हैं कि आपने क्या क्या पकाना है, कैसे कैसे पकाना है एंड ऑल दैट. बिल्कुल इसी तरह से ऐसे का टॉपिक आपने आइडेंटिफाई ठीक से करना है कि अच्छा ये सॉरी टाइप, टॉपिक नहीं टाइप, पहले टाइप और टाइप के बाद टॉपिक. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा ऐसे टाइप है डिस्कशन ऐसे. डिस्कशन ऐसे 2 तरह के होते हैं. एक डिस्कशन ऐसे होता है जिसमें लिखा होता है डिस्कस बोथ व्यूज, फुल स्टॉप, दैट्स इट. एक डिस्कशन ऐसे होता है डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. ठीक है. एक हो गया डिस्कस बोथ व्यूज और एक हो गया डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. राइट. अच्छा, समझ आ गया. अब दूसरी बात बताता हूं कि आपने डिस्कशन ऐसे को पकड़ना कैसे. इंतहाई आसान है. डिस्कशन ऐसे वो वाहिद ऐसे है जिसके टॉपिक में डिस्कस का वर्ड लिखा ही लिखा होगा, गुजारा ही नहीं है ना. अगर डिस्कस नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे, या लिखा होगा डिस्कस बोथ व्यूज या लिखा होगा डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. राइट. एक चीज़ और याद रखिएगा, एक और जगह पे भी डिस्कस लिखा हो सकता है लेकिन वो डिस्कशन ऐसे नहीं है. डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री. राइट. डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग, लेकिन वहां पे वो लिखते हैं व्हाट आर, यानी डिस्कशन जो आपका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे वहां पे ज्यादातर यूज करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री. अच्छा, वापिस आते हैं डिस्कशन ऐसे पे. डिस्कशन ऐसे में बेसिकली एक और तरीका है उसको पकड़ने का. उसमें आपको ना एक कंपाउंड सेंटेंस दिया होता है, बल्कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें 2 ऑपोजिट व्यूज दिए होते हैं. अब 2 ऑपोजिट व्यूज क्या होंगे. सम पीपल प्रेफर टू लिव इन द सिटीज. On the other hand, there is a vast majority of people
want to live in the countryside. एक हो गया सिटी, एक हो गया कंट्री साइड. कंट्री साइड का मतलब है विलेजेस. ठीक है, तो जो आपका डिस्कशन ऐसे है उसमें हमेशा दो ऑपोजिट व्यूज दिए गए होंगे और बाद में दिया होगा डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. राइट. अच्छा, अब सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि आप वैसे आइएगा इस बुक के पेज 36 पे. मैं ज़रा बुक वाइज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि कुछ रह ना जाए. पेज नंबर 37 पे आ जाइए. नहीं, पेज नंबर 39 पे आ जाइए. पेज नंबर 39, डीलिंग विद अ डिस्कशन एसे. अब मैं ये एक टॉपिक पढ़ रहा हूं, ये टॉपिक यहां पे दिया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. दो चीजें, टॉपिक और टाइप, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. अगर आपने टॉपिक गलत समझ लिया, टॉपिक कुछ और था, आपने ऐसे किसी और चीज पे लिख दिया, इतना लो बैंड स्कोर आएगा कि आप खुद हैरान होंगे. ठीक है, और अगर आपने टाइप गलत पकड़ ली तो तब भी आपका बैंड, फिर वो नहीं देखते, फिर ना आपकी ग्रामर किसी काम की, ना आपका लेक्सिकल रिसोर्स किसी काम का, ना आपकी कोहेरेंस एंड कोहेजन किसी काम की. तो मेन नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट है टास्क रिस्पॉन्स. टास्क रिस्पॉन्स जो है ना, TR जिसको हम कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. टास्क रिस्पॉन्स है ही यही कि हाउ थॉरोली यू कवर द टॉपिक, और आपको जो ऐसे टाइप दिया है उस टाइप को और उस टॉपिक को आप अंडरस्टैंड करके लिखते हैं. ठीक है. अच्छा, ये टॉपिक एक दिया हुआ, इसको पढ़ते हैं. सम पीपल थिंक अ क्राइम शुड ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड पनिशमेंट लाइक लाइफ फॉर मर्डर. ठीक हो गया. अब सम पीपल थिंक, हमेशा डिस्कशन ऐसे में ऐसी होगा, सम पीपल थिंक, सम पीपल बिलीव एंड ऑल दैट. क्राइम शुड ऑलवेज हैव फिक्स्ड पनिशमेंट, कि डिफाइन कर दें ये क्राइम है, ये पनिशमेंट है, लाइक लाइफ फॉर मर्डर, कि किसी ने मर्डर किया उसको भी मार देना चाहिए. राइट. वेयर एज, अब वर्ड दिया हुआ है वेयर एज का. जब भी कोई कॉन्ट्रेरी ओपिनियन देते हैं या लिखते हैं वेयर एज, या देते हैं ऑन दी अदर हैंड, या लिखते हैं वाइल. राइट. अब उसके बाद क्या है, अदर्स थिंक. अब एक हो गया सम पीपल थिंक, उसके बाद है अदर्स थिंक यू शुड टेक द सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्राइम इनटू अकाउंट. एक हो गया क्राइम शुड हैव अ फिक्स्ड पनिशमेंट. मैं बता रहा हूं टॉपिक को समझना कैसे है. दूसरा हो गया सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्राइम शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. अब फिक्स्ड पनिशमेंट क्या है, किसी ने किसी को मारा, उसको डेथ पेनल्टी मिल गई. दूसरा क्या है, किसी ने किसी को मारा, सर्कमस्टांसेस क्या हैं, हो सकता है सेल्फ डिफेंस में मारा हो. राइट. तो ये क्या है, सर्कमस्टांसेस हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए. अच्छा, यहां पे दिया हुआ है व्हाट इज योर व्यू पॉइंट. इसको काट दें, इसको काट दें. यहां पे अब लिखें डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. ठीक हो गया. अब मेन डिस्कशन ऐसे की निशानी क्या है, टू ऑपोजिट व्यूज उसमें दिए होंगे और फिर एंड पे लिखा होगा डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. यहां तक बात समझ आ गई. अच्छा जी, अब जरा देखते हैं कि आपने जब इस ऐसे को लिखना है तो इसमें कितने पैराग्राफ्स आने चाहिए, लेआउट क्या क्या हो सकता है. मैं आपको 2-3 लेआउट बताऊंगा. राइट. बेसिकली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आना ही है. राइट. एक लेआउट ये है जो एक आम तौर पे यूज होता है. इंट्रोडक्शन के बाद एक पैराग्राफ में आप एक साइड का जो व्यू है उसको डिस्कस करें. और एक चीज याद रखनी है, डिस्कशन ऐसे में आप लोगों ने आई का वर्ड नहीं लिखना. बात बड़े काम की है. आई का वर्ड नहीं लिखना, आपने लिखना है पीपल बिलीव, दे आर्ग्यू, दे थिंक, अकॉर्डिंग टू देम, क्योंकि आप डिस्कस कर रहे हैं लोगों की राय. यहां पे क्वेश्चन में भी तो यही दिया ना, सम पीपल थिंक. राइट. तो जब आप साइड डिस्कस कर रहे हैं किसी भी साइड को, जिसके साथ वो बोला है उन्होंने डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, जब ओन ओपिनियन पे आएंगे वहां पे आप आई का वर्ड यूज करेंगे. बट व्हेन यू आर डिस्कसिंग बोथ व्यूज तो वहां पे आपने आई का वर्ड यूज नहीं करना, ताकि पता चले कि आप इम्पार्शियल हैं. आप डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ लोगों की ये सोच है, कुछ लोग ये समझते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. एक पैराग्राफ में आपने एक साइड का व्यू दे दिया एंड यू आर इम्पार्शियल. अगले पैराग्राफ में अब देखिए ना, एक होता है ऐसे का पैराग्राफ, एक होता है बॉडी पैराग्राफ. बॉडी पैराग्राफ को हम कहते हैं BP, बॉडी पैराग्राफ 1. ये इंट्रोडक्शन के बाद होता है. BP 2, बॉडी पैराग्राफ 2. सो बॉडी पैराग्राफ 1 में एक साइड जो है उसको डिस्कस कर दें. बॉडी पैराग्राफ 2 में यानी ऐसे का थर्ड पैराग्राफ दूसरी साइड जो है उसको डिस्कस कर दें.
और उसके बाद अगर उन्होंने लिखा हुआ है एंड गिव योर ओन ओपिनियन, एक छोटा सा पैराग्राफ और लिखें और उसमें बताएं इन दोनों में से आप किसके साथ अग्री करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, फिक्स्ड पनिशमेंट होनी चाहिए या सर्कमस्टांसेस ऑफ द क्राइम शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। एक छोटे पैराग्राफ में आप अपना ओपिनियन देंगे, उसके साथ एक एग्जाम्पल दे के एंड ऑल दैट, एंड देन यू विल कम टू कंक्लूजन। एक तरीका हो गया ये, ठीक है। अब जरा दूसरा तरीका भी देखें, वो क्या है। दूसरा तरीका ये है, उसके भी आपको एसेस मिलेंगे, मैं वो एक टेम्पलेट आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, 22 एसेस की टेम्पलेट भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद जो साइड आपने लेनी है दोनों में से, सबसे पहले आप बॉडी पैराग्राफ 1 में उसको लिखें, राइट। और उस पर जो आप पैराग्राफ लिखेंगे वो थोड़ा सा लंबा होगा, आप उसको एक्सप्लेन करें, बताएं। फिर जो दूसरी साइड है जो आपने उसको आपका ओपिनियन नहीं है, हाउएवर लिख के उसके बारे में लिखें, और वो आप इम्पार्शली लिखेंगे। हाउएवर सम पीपल थिंक दैट दे शुड बी फिक्स्ड पनिशमेंट एंड ऑल दैट, तो जो साइड आपने लेनी है वो पैराग्राफ लंबा होगा, जो साइड आपने नहीं ली, ऑपोजिट साइड है, उसका पैराग्राफ थोड़ा सा शॉर्ट होगा, और उसके बाद आप कंक्लूजन लिख देंगे। ये 4 पैराग्राफ में हो जाएगा। बात समझ गए? या 4 पैराग्राफ लिखेंगे या आप 5 लिखेंगे। अब ये जो 4 पैराग्राफ वाला ऐसे है, इसका सैंपल आपको मिल जाएगा 22 टेम्पलेट्स, वो अभी मैंने शेयर करवा दिया आपके साथ, राइट। उसको आपने पढ़ना है, उसमें आपको ये वाला स्टाइल मिलेगा जो 4 पैराग्राफ्स का है। अब आप लोग ये काम करें, इसी बुक पे पेज नंबर 118 पे आ जाए। पेज नंबर 118, और ये बिल्कुल बॉटम ऑफ पेज, यहाँ पे पेज नंबर 118 और यहाँ पे आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 2-3 पॉइंट्स दिए मैं, ये मैं ज़रा पढ़ने लगा हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए। डिस्कशन एसे इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इन अ डिस्कशन एसे देयर आर 2 यूजुअली contrasting opinions to think about. In this example, they are a crime should always have a fixed punishment, or B, we should think about the circumstances of the crime when we decide the punishment. ठीक हो गया, ये समझ आ गया आप लोगों को। Number 2, yes, the plan should be different. In discussion essay, you will need to identify and state both opinions in your introduction. दोनों जो opinions हैं ना, दो साइड, और ये opinions लोगों के हैं, आपके नहीं हैं, दोनों को आपने लिखना है। अभी मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। In the main body of your essay, you should write a paragraph with 1 or 2 points about each opinion. Number 3 है, in a discussion essay, you will write about your opinion in the conclusion after discussing both arguments. ठीक है, क्योंकि पता है क्या होता है, डिस्कशन का कंक्लूजन जो है वो ये है कि कौन सी साइड ज़्यादा बेहतर है। फर्ज करें आप डिस्कशन कर रहे हैं लाइफ इन योर ओन कंट्री एंड लाइफ अब्रॉड, ठीक है। अगर आपने शुरू में ही बता दिया कंक्लूजन क्या है, तो डिस्कशन का मज़ा नहीं है। पहले आप दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे, फिर आप बताएंगे कि कौन सी लाइफ बेहतर है। लेकिन बास्कत क्या होता है, ऐसे राइटिंग में टाइम बड़ी तेज़ी से गुजर रहा होता है, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, एंड तक कंक्लूजन तक पहुँच ही नहीं पाते, टाइम 1 घंटा गुजर जाता है। इन दैट केस, टू बी ऑन द सेफ साइड, इंट्रोडक्शन में ही अपना ओपिनियन दे दें। ओपिनियन क्या देना है, किस साइड को आप फेवर करते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता टाइम गुजर जाए, एंड तक नहीं पहुंचे, तो आपका कम से कम डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन का जो क्राइटेरिया है वो पूरा हो जाए इसमें, ठीक है। सो यू कैन जस्ट डू दैट। अच्छा, अब जरा यहाँ पे आइएगा, ये एक टेबल दिया हुआ है सेम पेज पे, यहाँ पे आ जाए, एक टेबल दिया हुआ है। ओपिनियन ऐसे को छोड़ दें, प्लान 2 पे आइए, डिस्कशन ऐसे। इंट्रो, एक्सप्लेन द 2 व्यूज, उसके बाद सेकेंड, डिस्कस फर्स्ट व्यू विद एग्जाम्पल्स, ये आपका बॉडी पैराग्राफ 1 है। डिस्कस फर्स्ट व्यू विद एग्जाम्पल्स, उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस सेकेंड व्यू विद एग्जाम्पल्स, और उसके बाद लास्ट है शॉर्ट कंक्लूजन। लेकिन मैंने बताया है, अगर ऐसे में दिया हो ना, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, तो एक मैंने बुक पढ़ी थी, कॉलिन पॉलिन, एक आयल्स की राइटर हैं, उन्होंने वो बुक लिखी है, और बड़ी अच्छी किताब है, काफ़ी स्टूडेंट्स पे मैंने उसको ट्राई की है। सो आप लोगों ने क्या करना है, उसमें जो पैटर्न है, उसमें पैटर्न उसने ये दिया कि अगर तो डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन है, तो ओन ओपिनियन के लिए एक अलग से पैराग्राफ लिखें, ताकि वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये व्यू, 2 व्यूज़ आपने इम्पार्शली डिस्कस किए, एक व्यू आपने अपना जो है वो साथ दे दिया। और अपना व्यू क्या होगा कि मैं इन दोनों में से
किसकी फेवर में हो, राइट। और एक ये भी हो सकता है कि जो आपका व्यू है वो दोनों को ही फेवर कर रहा है, ये भी हो सकता है। डिस्कशन ऐसे में बेहतर वैसे ये है कि आप दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करें, लेकिन अदरवाइज आप दोनों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा वापिस आइएगा पेज 39 पे। यहां पे एक और टॉपिक है डिस्कशन ऐसे का, इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। पेज 39 और यहां पे आ जाए, ठीक है। टॉपिक को कम से कम 3 से 4 दफा पढ़ना है एक्चुअल एग्जाम में, और 3 से 4 दफा पढ़ने के बाद ऐसे दाएं बाएं देखना है, अच्छा दिमाग में सोचना है। विस्परिंग नहीं करनी, विस्परिंग की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है आइल्स एग्जाम में। आप कुछ भी इस तरह से भी नहीं पढ़ सकते, मतलब दिस नो एनीथिंग लाइक दैट। आपका मुंह जो है वो, आपके जो लिप्स हैं वो बंद होने चाहिए, राइट, दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। सम पीपल व्यू टीन एज कॉन्फ्लिक्ट। अब आगे बढ़ने से पहले देखें टीन एज कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और दिया हुआ है विद देयर पेरेंट्स। टीन एज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स क्या होगा? टीन एजर्स के जो झगड़े होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ। झगड़े किस चीज़ पे होते हैं कि जब बच्चा टीन एज पे पहुंचता है तो उसको फ्रीडम चाहिए होता है ज़्यादा, घर लेट आना है, अपनी मर्जी के कपड़े पहनने हैं, अपनी मर्जी का ये करना है, अपनी मर्जी की शॉपिंग करनी है। सो सम पीपल व्यू टीन एज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। जैसे नहीं कहते कुछ नहीं होता फिर की होया, बच्चा जवान हो रहा है तो अगर वो बहस करता है, थोड़ा बहुत झगड़ा करता है तो कोई बात नहीं। सो सम पीपल व्यू टीन एज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। अब आपको समझ आ गया, एक साइड का व्यू ये है कि टीन एजर्स के जो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं वो उनकी ग्रोथ का हिस्सा है, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है, कोई मुजायका नहीं है। आगे देखिएगा, विल्स्ट मैंने बताया था 2 कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज आएंगे। विल्स्ट अदर्स सी, अब अदर्स का क्या मतलब है? दूसरे लोग। अदर्स सी इट, इट का क्या मतलब है? टीन एज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट। ये चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। इट का मतलब है टीन एज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स, समथिंग नेगेटिव विच शुड बी अवॉइडेड। अब एक ग्रुप कहता है कि टीन एज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स इज नेसेसरी पार्ट ऑफ ग्रोथ, दूसरा ग्रुप कहता है इट इज समथिंग नेगेटिव विच शुड बी अवॉइडेड। और आगे क्या दिया हुआ है? डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन। समझ आ गया सबको? डिस्कशन ऐसे है, एक व्यू क्या है, टीन एजर्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नॉर्मल है, और दूसरा व्यू क्या है, टीन एजर्स का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नेगेटिव है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरह से लिखा होगा। ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ये मैं भी ये पढ़ने लगा हूँ, राइट। देयर इज नो डाउट दैट the teenage years can be difficult for both the youngsters and their parents. इसको हम कहते हैं general sentence about the topic, right? जो topic है teenage conflict with their parents, उसके बारे में हमने लिख दिया general sentence. There is no doubt that the teenage years can be difficult for both the youngsters and their parents. और जो general sentence है उसमें हमने parents को भी involve कर लिया, teenagers को भी involve कर लिया, राइट, और कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे हमने लगा दिया डिफिकल्ट फॉर टीनेजर्स एंड देयर पेरेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये सेकंड सेंटेंस है जो उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। दिस पीरियड का क्या मतलब है? टीनेज, इसको कहते हैं रीवर्डिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया 4 क्राइटेरिया है मार्किंग। नंबर 1 टास्क रिस्पॉन्स, नंबर 2 ग्रामेटिकल रेंज, नंबर 3 वोकेबलरी। अब ये जो बोला है ना इसने ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये उसने रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए की है। अगर बार बार टीनेज कॉन्फ्लिक्ट, टीनेज आएगा, इसका मतलब है कि आपका वो वोकेबलरी लेवल बड़ा लो है, आपको 5 बैंड मिलना चाहिए। सो दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी यंग पीपल, टीनेजर्स के लिए क्या वर्ड आ गया? बात समझ रहे हैं ना? ये रीवर्डिंग है जो आपने करनी है। कभी भी मुश्किल वर्ड्स लगा के, हाई फाई वोकेबलरी लगा के अच्छा बैंड नहीं आएगा। अच्छा बैंड जब भी आएगा एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करके आएगा, भले वो वर्ड्स बहुत सिंपल हैं। अब यंग पीपल का वर्ड कोई इतना मुश्किल तो है नहीं, टीनेजर्स की जगह पे आ गया। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी यंग पीपल आर्ग्यू, कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे वर्ड क्या आ गया? आर्ग्यू विद देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स की जगह पे पेरेंट्स क्या आ गया? अबाउट देयर एजुकेशन, रिलेशनशिप्स एंड कंट्रोल। अब आपने कॉन्फ्लिक्ट को फर्दर डिफाइन कर दिया किस पे? एजुकेशन, रिलेशनशिप्स एंड कंट्रोल।
अच्छा, अब अगला जो सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस आपके इंट्रोडक्शन का, थर्ड सेंटेंस को हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग द टॉपिक, कि आपने टॉपिक को अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज करना है. सम से दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. अब देखिए जरा क्वेश्चन पे वापस जाएं. सम पीपल व्यू टीन एज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. तो यहां पे क्या आ गया? सम से दिस का क्या मतलब है? टीन एज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स. तो बजाय रेपिटिशन करने के ड्यूरिंग दिस पीरियड, दिस, ये वर्ड्स आपने लगाने. सम से दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, कॉमा, व्हाइल अदर्स आर्ग्यू इट कॉजेज मोर हार्म. इट का क्या मतलब है? टीनेज कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पेरेंट्स, इट कॉजेज मोर हार्म देन गुड. उसके बाद जो लास्ट सेंटेंस है इसको हम कहते हैं थीसिस सेंटेंस. बाय द वे, ये जो लास्ट सेंटेंस है ना इंट्रोडक्शन का, ये एग्जामिनर को दो बातें बताएगा. पहली बात ये कि जो एसे का टाइप है वो कौन सा है. इस सेंटेंस से पता चलेगा कि एसे का, यहां से एग्जामिनर आपको पकड़ेगा. ठीक है, पकड़ने से मुराद है कि अगर उन्होंने आपको दिया डिस्कशन ऐसे, आपने लिख दिया ओपिनियन, ये सेंटेंस बताएगा कि ऐसे डिस्कशन है या ओपिनियन है या एडवांटेजेस डिसएडवांटेज. और ये जो सेंटेंस है ना, इसको हम थीसिस सेंटेंस भी कहते हैं, THESIS. सिंपल लैंग्वेज में आप इसको बोलें प्लान, यानी प्लान सेंटेंस. ठीक है, तो ये सेंटेंस बताता है एग्जामिनर को कि ऐसे कौन सा आप लिखने जा रहे हैं, और ये सेंटेंस हमेशा डिफरेंट होगा ऐसे टाइप के मुताबिक. So in this essay, I will look at both sides of the argument and give my opinion. समझ आ रहा है ना? I will look at, discuss की जगह पे वर्ड आ गया, I will look at. और अगर ये होता ना आपका ओपिनियन ऐसे, तो आपने लिखना था I strongly agree या फिर I disagree. अगर ये आपका होता ना प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे, फिर आपने लिखना था in this essay I will find out the reasons behind this social issue and how to overcome that. और अगर ये आपका होता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे, फिर आपने लिखना था इन दिस एसे आई विल लुक एट द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ गोइंग टू अ फॉरेन कंट्री और वट एवर. ठीक है, तो ये सेंटेंस इंतहाई अहम है. एग्जामिनर ने इसको पढ़ के देखना है कि आपको ऐसे की टाइप समझ आई या नहीं आई. ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया. इसके बाद अभी मैंने एक बुक शेयर करवाई है ग्रुप में, उसको देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिस्कशन एसेस मिलेंगे. अब नेक्स्ट क्या करना है? अगले बॉडी पैराग्राफ में आपने एक साइड को डिस्कस कर देना है. अच्छा, अब जरा सुनिएगा डिस्कस कैसे करना है. डिस्कस करने के लिए आपने बॉडी पैराग्राफ में आम तौर पे ना 4 सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. 4 के 5 भी हो सकते हैं, 5 के 6 भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली 4 सेंटेंसेस होते हैं. जब हम बात करते हैं ग्रामर की, आपने हमेशा अपने एसे में या रिपोर्ट में या लेटर में कोशिश करनी है कि आप कंपाउंड सेंटेंसेस यूज करें. ज़्यादातर सिंगल सेंटेंस जो होते हैं ना, आई हैव अ कैट या आई हैव अ मोबाइल, इस तरह का कोई सेंटेंस हरगिज नहीं लिखना. मिनिमम कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब है 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस. राइट, तो इसका जब आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप जो फर्स्ट पैराग्राफ, आपका जो बॉडी पैराग्राफ 1 है, वहां पे सबसे पहले आप मेन आइडिया लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ कॉमन बिलीफ that teenage conflict is quite normal, or teenage conflict with their parents is the necessary part of growth. अब उसके बाद आपने इसको कहते हैं मेन आइडिया देना. मेन आइडिया देने के बाद आप लिखेंगे बाय दिस आई मीन, बाय दिस आई मीन. अब आपने क्या करना है? अब आपने उस मेन आइडिया को खोलना है. खोलने से मुराद है आपने उसको एक्सपेंड करना है. ठीक है, इसके लिए एक टेम्पलेट है, वो शेयर कीजिएगा ग्रुप में. टेम्पलेट ऐसे राइटिंग की, एक ऐसे की पूरी मैंने ना इन्हीं चीज़ों को इकट्ठा करके ना कि किस सेंटेंस में क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, एक टेम्पलेट बनाया है, वो भी शेयर कर रहे हैं. राइट, तो उसके बाद आपने उस पॉइंट को एलेबोरेट करना है. अगर आपके पास रेलेवेंट एग्जाम्पल है तो आपने एग्जाम्पल देना है तीसरे सेंटेंस में. फर्स्ट सेंटेंस में टॉपिक सेंटेंस है, सेकेंड में पॉइंट को एलेबोरेट करना है, थर्ड में एग्जाम्पल देना है, और फोर्थ में आपने उसको कंक्लूड कर देना है. इसी तरह अगला बॉडी पैराग्राफ आ गया. अगला बॉडी पैराग्राफ जो है उन्होंने सेकंड पॉइंट क्या दी है? others see it as something necessary, as something others see it as something negative which should be avoided. अब आपने जब अगला बॉडी पैराग्राफ शुरू करना है, सबसे पहले आपने बताना है according to a vast majority of people such type of arguments of teenagers with their parents can lead to negative results. उसके बाद by this I mean या what I want to say,
राइट अपनी उस बात को आगे बढ़ाएं, फिर उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल के बाद एक सेंटेंस में उसको कंक्लूड कर दें, फिर अगले पैराग्राफ में आए अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन teenage conflict with their parents is absolutely normal, right? This rather provides an opportunity, ये होता है वो होता है and all that वो लिखेंगे और end पे आके conclusion में क्या करेंगे, एक दफ़ा फिर टॉपिक को पैराफ्रेज करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 अपना ओपिनियन एक दफ़ा फिर आप वहाँ पे बता देंगे. सो दिस इज़ हाउ यू राइट. लेकिन एक चीज़ बताऊँ, ऐसे राइटिंग सुनना समझना भी लग रहा है आसान है, जब लिखेंगे फिर पता चलेगा मौत पड़ेगी कि कैसे लिखना है, क्या करना है. सबसे पहली बात ये है, जो हमें हर्डल्स आती हैं उनमें हर्डल नंबर 1 है कि आप लोगों के पास नॉलेज नहीं होता. जो उन्होंने आपको टॉपिक्स देने हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कभी आपने सोचा ही नहीं है. एक मिसाल देता हूँ, रिसाइकलिंग, राइट. फिर ग्लोबल वार्मिंग आपको क्या लगता है बारिशें ज़्यादा होती हैं, ग्लोबल वार्मिंग नो. तो ये, और फिर उसके बाद क्राइम, राइट. तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आपने पढ़ना है. मैंने अभी एक बुक शेयर की है ग्रुप में, उसमें आपको 110 टॉपिक्स मिलेंगे जो आईएल्स में मोस्ट कॉमन टॉपिक्स हैं, और वो 110 एसेज वो हैं जो आईएल्स के एग्जामिनर्स ने खुद लिखे हैं. ठीक है, उनको पढ़ने से क्या होगा, अब 101 ऐसे पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं. 250 वर्ड्स का अगर एक ऐसे आप पूरा पढ़ें ना, आपको 5 मिनट लगते हैं. सारे एसेज एक दिन नहीं पढ़ने, रूटीन बनाए कि एक दिन में मैंने 5 एसेज पढ़ने. 30 दिनों में कितने हो जाएंगे? ज़रब तकसीम कुछ नहीं आता, पैदल बैठे हुए. हाँ 150, और मैंने कितने बताए 110 एसेज हैं, राइट. 5 एसेज रोज़ पढ़ें, और पढ़ने का मतलब है गौर से ध्यान से एक एक चीज़ देख के. तो वो 110 टॉपिक्स पढ़ने के बाद आपके पास हर टॉपिक को लेके नॉलेज आ जाएगा. फिर जब आपने नॉलेज लेना है तो नॉलेज आपको ऐसे थोड़ी आएगा, वहाँ पे वोकेबलरी भी होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी होगा. अगर कोई नया वर्ड आ जाता है उसको अंडरलाइन करें, उसका मीनिंग देखें क्या है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन इम्प्रूव. ऐसे लिखने के लिए आपको अपनी नॉलेज को भी ब्रश अप करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को. रीडिंग में आपको नहीं चाहिए ग्रामर, लिसनिंग में तो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, राइट. लेकिन स्पीकिंग में आपको ग्रामर चाहिए, बट राइटिंग में आपको इन डेप्थ नॉलेज भी चाहिए. स्पीकिंग में नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जनरल टॉपिक से, राइट. लेकिन जो राइटिंग है उसमें आपको नॉलेज भी चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है.